की कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सुनवा रहे हैं गिरीश पंड्या का लघु कथा संकलन। मैं अपनी पहली लघु कथा प्रस्तुत कर रहा हूं जिसका शीर्षक है जागरूकता। भाषण बहुत बढ़िया चल रहा था। हमें मास्क पहनना ही चाहिए, अपने लिए ना सही तो दूसरों को सुरक्षित रखने के लिए पहनिए। आपकी जागरूकता आपके साथ पूरे समाज को सुरक्षित रखेगी। दर्शक दीर्घा तालियों से गूंज रही थी। दरअसल ये मास्क पहनने के प्रति जागरूकता लाने का एक आयोजन था जिसमें मास्क का ज्ञान देने वाले वक्ता से लेकर तालियां बजाने वाले दर्शकों तक किसी ने मास्क नहीं लगाया था। जागरूकता कितनी आई यह तो पता नहीं, किंतु आयोजन बहुत ही सफल रहा। वक्ता के लिए इसलिए सफल क्योंकि भीड़ बहुत अच्छी थी, और भीड़ के लिए इसलिए सफल क्योंकि भाषण बहुत अच्छा था। अब मैं अपनी दूसरी लघु कथा प्रारंभ कर रहा हूं जिसका शीर्षक है मदर्स डे की तस्वीर। मदर्स डे पर सुबह सुबह कार से उतरते ही बेटे ने मंदिर में बैठी अपनी मां के पैर पकड़ लिए। दृश्य बहुत भावुक था, लेकिन यह दृश्य बदलते देर नहीं लगी। मां ने जैसे ही बेटे के सिर पर हाथ रखा तो बेटा आग बबूला हो गया। अरे ये क्या कर दिया? अच्छे खासे जमे हुए सिर के बाल खराब कर दिए। गुस्सा करते हुए बेटा अपनी कार में बैठकर चला गया। पास खड़ी हुई एक वृद्धा ने उस मां से पूछा, यह सब क्या था? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। पहले तो तुम्हारे बेटे की आंखों में खूब प्रेम दिखा और उसके बाद अचानक इतना गुस्सा। दरअसल वो प्रेम नहीं था, मेरा बेटा मोबाइल से तस्वीरें लेने आया था। आज मदर्स डे है ना, हर वर्ष की तरह वो मेरे पैर छूते हुए कुछ तस्वीरों को सोशल मीडिया पर भेजेगा। मां ने अपनी वेदना बताई। लेकिन वो कार में बैठकर कहां चला गया? वृद्धा ने पूछा। उसके घर। और कहां? मां ने कहा। वृद्धा ने फिर पूछा, तो फिर तुम घर में नहीं रहती हो उसके साथ? रोते हुए मां ने हाथ उठाकर जिस घर की ओर इशारा किया, उस घर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था वृद्धा आश्रम। अब मैं अपनी अगली लघु कथा प्रारंभ कर रहा हूं जिसका शीर्षक है अटूट विश्वास। मन की उदासी को भूलकर आज सुबह से ही वह उत्साह में दिखाई दे रही थी। मां जी, मैंने सभी करवों में लड्डू का नैवेद्य अर्पित कर दिया है। आप देख लीजिए कि व्रत की विधि में कुछ कमी न रह जाए। आखिर करवा चौथ का व्रत तो क्यों कर रही है बहू? सासू मां ने दुखी मन से पूछा। मां जी, मुझे समझ में नहीं आता कि जब मैं उदास रहती हूं तो आप मुझे खुश रहने को कहती है, और आज जब मैं खुश होकर व्रत की विधि संपन्न कर रही हूं तो आप मेरे उत्साह को ठंडा कर रही हैं, बहू ने कहा। ऐसी बात नहीं है बहू, पर यह बता कि जिसके आने की अब कोई उम्मीद नहीं बची है, उसकी तस्वीर लेकर तू यह व्रत क्यों कर रही है? सासू मां ने उदासी भरे स्वर में पूछा। मुझे लगता है कि अब हमें करवा चौथ व्रत की कथा पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, बहू ने सासू मां की बात काटते हुए कहा। पूरे 10 माह से तो उसके आने की झूठी उम्मीद लगाए बैठी है। यह तो अच्छे से जानती है कि जिसके लिए यह व्रत कर रही है, उसने देश की सीमा पर लड़ाकू विमान में जब उड़ान भरी तो वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उसके बाद से उसका आज तक कुछ पता नहीं है। विमान का मलबा जरूर जंगल में मिला, किंतु उसकी कोई खबर नहीं लगी। पता नहीं अब इस दुनिया में, कहते हुए सासू मां की आंखों में आंसू आ गए। नहीं मां जी, शुभ शुभ बोलिए, वह सिर्फ लापता हुए हैं। मेरा मन कहता है कि वह एक ना एक दिन जरूर लौट कर आएंगे। ऐसा कहते हुए बहू आरती के लिए दिया सलाई सुलगाने में लग गई।
अब तो सेना के अधिकारी भी कह रहे हैं कि उसके वापस आने की कोई उम्मीद नहीं है, सासू माँ ने फिर समझाया। आरती का समय हो गया है, किंतु नमी के कारण एक भी दिया सलाई सुलग नहीं पा रही है। बहू ने सासू माँ की बातों को अनसुना करते हुए दिया सलाई सुलगाते हुए कहा। देखा ना बहू, दिया सलाई में दिया सलाई भी ये कहना चाहती है कि तू सब कुछ भूलकर आगे की जिंदगी पर अब ध्यान दे, सासू माँ ने फिर समझाया। माँ जी, आप ही कहती है ना कि करवा चौथ हमारे अटूट विश्वास का पर्व है जो पति की दीर्घायु के लिए किया जाता है। यदि मेरा विश्वास अटूट है तो इस दिया सलाई को तो। अभी बात पूरी नहीं हुई थी कि इस बार के प्रयास में दिया सलाई जल गई। देखा माँ जी, दिया सलाई जल गई है, अर्थात मेरे विश्वास के फलीभूत होने का संकेत मुझे मिल गया है, कहते हुए बहू की आंखों में एक नई चमक आ चुकी थी। मैं इस जलती हुई दिया सलाई में तुम्हारे विश्वास को और अधिक मजबूत होता हुआ देख रही हूं। तुम अपना व्रत पूर्ण करो बहू। ईश्वर करे कि तुम्हारा यह विश्वास एक दिन वास्तविकता में अवश्य बदले। ऐसा आशीर्वाद देते समय सासू माँ की आंखों में विश्वास का भाव आ गया था। इस प्रकार करवा चौथ का यह व्रत बहू और सासू माँ दोनों के मन में उम्मीद की नई किरण जगा गया। अब मैं अपनी अगली लघु कथा प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसका शीर्षक है दृष्टि। किसी अस्पताल के एक वार्ड में दो रोगी भर्ती थे। दोनों ही रोगियों की जांच के परिणामों में यह पाया गया कि उनकी एक किडनी खराब है। एक रोगी को जब यह बताया गया तो वह सोचकर खुश हुआ कि कम से कम उसकी एक किडनी तो सुरक्षित है। आगे की जिंदगी उस एक किडनी के सहारे ही कट जाएगी। लेकिन दूसरे रोगी को जब एक किडनी खराब होने की बात पता चली तो वह भयंकर तनाव में आ गया। उसने सोचा कि उसकी एक किडनी तो खराब हो चुकी है और अब यदि दूसरी भी खराब हो गई तो उसका बचना मुश्किल ही है, समझो। कुछ दिनों बाद पहला रोगी पूर्णतः स्वस्थ होकर घर जा चुका था। दूसरा रोगी अधिक समय तक जीवित नहीं रहा। रिपोर्ट के अनुसार उसकी मृत्यु किडनी खराब होने से नहीं बल्कि अनावश्यक तनाव के चलते ब्रेन हेमरेज के कारण हुई। परिस्थितियां दोनों रोगियों के लिए समान थी, किंतु दोनों रोगियों द्वारा उन परिस्थितियों को देखने की दृष्टि अलग थी जो उन्हें अलग दिशा में ले गई। अब मैं अपनी अगली लघु कथा प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसका शीर्षक है वास्तविक सामाजिकता। क्या बात है बेटा, बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो? पिताजी ने अपने बेटे से पूछा। क्या बताओ पिताजी, मुझे आज अपने कॉलेज का प्रोजेक्ट किसी भी हाल में पूर्ण करना है और मेरा साइंटिफिक कैलकुलेटर है कि वह चल ही नहीं रहा, बेटे ने परेशानी बताई। तो बेटे किसी मित्र से थोड़ी देर के लिए लेकर के आ जाओ, पिताजी ने समाधान बताया। पर किससे लूं पिताजी? यही तो समस्या है तुम्हारी पीढ़ी की, जो जरा भी सामाजिक नहीं, जरा भी सोशल नहीं। जब किसी से व्यवहार ही नहीं रखोगे तो मदद कौन करेगा? कौन कहता है कि मैं सामाजिक नहीं हूं पिताजी? सोशल मीडिया पर मेरे अनगिनत मित्र हैं जिनसे मैं घंटों तक चैटिंग करता हूं। खास बात तो यह है कि मेरा संपर्क कुछ विदेश के लोगों से भी हो गया है जिन्हें मैं मित्र बना रहा हूं। तो क्या तुम उसे जानते हो? पिताजी ने बाहर खड़े नवयुवक की तरफ इशारा करते हुए पूछा। नहीं पिताजी, कौन है वह? इनका परिवार अभी कुछ दिनों पहले ही अपने पास वाले घर में रहने के लिए आया है। कल इस नवयुवक से बात हुई तो पता लगा कि वह भी वही कोर्स कर रहा है जो तुम कर रहे हो। उसके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर जरूर होगा। उसे मेरा परिचय दो और कुछ देर के लिए लेकर के आ जाओ और अपना काम पूर्ण करो। बेटे को यह समझ में आ गया था कि सोशल मीडिया पर दूर के मित्रों से चैटिंग करना वास्तविक सामाजिकता नहीं है, बल्कि आसपास रहने वाले प्रत्यक्ष लोगों को जानकर उनसे व्यवहार बनाकर ही समाज का निर्माण होता है। अब मैं अपनी अगली लघु कथा प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसका शीर्षक है
कोरोना शब्दावली और पत्नी की डांट। कोरोना शब्दावली से निकले शब्दों से पत्नी ने पतिदेव को डांट लगाई। यह क्या? आप यहां बालकनी में अकेले अकेले क्वारंटाइन हुए खड़े हैं और एक मैं हूं जो आपको ढूंढने के लिए हर कमरे में टेस्ट लगवा रही हूं। पहले ड्राइंग रूम में ढूंढा, लेकिन टेस्ट में आप नेगेटिव निकले। डाइनिंग रूम में भी रिजल्ट नेगेटिव ही था। फिर बेडरूम और किचन तक की स्क्रीनिंग करवाई, तब जाकर आप इस बालकनी में पॉजिटिव निकले हैं। घर में इतना काम पड़ा है और आप यहाँ बालकनी की शुद्ध हवा में अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने में लगे हैं। कहीं आप फिर से आस पड़ोस वाली सुंदरियों के सौंदर्य से संक्रमित होकर तो यहाँ नहीं खड़े हैं। याद है ना कि मैं आपके पहले भी उनसे सोशल डिस्टेंसिंग पर रहने की चेतावनी जारी कर चुकी हूं, और आप है कि उन सौंदर्य युक्त वायरसों से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। यदि वे सब ब्यूटी क्वीन है तो मैं भी किसी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन से कम नहीं हूं। याद रखना कि यदि मेरा शक एक कंफर्म्ड केस निकला तो इसी बालकनी में लॉक लगाकर आपको जिंदगी भर के लिए लॉकडाउन कर दूंगी। अच्छा चलो, अब कुछ काम की बात। बर्तनों को मैंने सैनिटाइज कर दिया है, किंतु कपड़ों के ढेर का सैनिटाइजेशन अभी बाकी है। जल्द ही आटा गूंदने से लेकर सब्जी काटने तक के कई प्रकरण भी सामने आने वाले हैं। इससे पहले कि सारे काम एक साथ पेंडिंग होकर किसी महामारी का रूप ले लें, आप एहतियात बरतते हुए अपनी इच्छाओं को मास्क से ढककर ये बालकनी छोड़ो और सारे काम निपटाना शुरू कर दो। घर की सफाई की स्थिति भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। धूल कणों के आधार पर सिर्फ ड्राइंग रूम ही है जो ग्रीन जोन में दिखाई देता है। सिर्फ ड्राइंग रूम ही है जो ग्रीन जोन में दिखाई देता है। बाकी बेडरूम ऑरेंज जोन और डाइनिंग रूम रेड जोन में बने हुए हैं। बाथरूम तो गंदगी का हॉट स्पॉट बन चुका है। इसकी दीवार की जिस दरार में से कॉकरोच निकल रहे हैं उसे मैंने पूरी तरह से सील कर दिया है। दवाई तो डाली, किंतु कॉकरोचों की मृत्यु दर बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही है। आपको ही कुछ करना पड़ेगा। अरे हाँ, सुना है आप संदिग्ध होकर भी अपनी हिस्ट्री छुपा रहे हैं। मैं सब जानती हूँ। कल पूरी दोपहर किचन में बैठकर आलू के पराठे आपने ही उड़ाए थे, इसलिए आज से मैंने किचन को दोपहर के समय में कंटेनमेंट एरिया घोषित कर दिया है। शाम होने से पहले किचन में जाना पूर्णतया प्रतिबंधित है। यदि मेरी बातें कुछ असर कर रही हो तो जल्दी से काम शुरू करो, वरना गुस्से में रूठ कर यदि मैं सेल्फ आइसोलेशन में चली गई तो तुम्हारे मनाने का कोई भी वैक्सीन काम नहीं करेगा। इसलिए तो मैं तुम्हारी डांट चुपचाप सुन रहा हूं प्रिय। मैं जानता हूं कि ये तुम्हारे गुस्से का इंक्यूबेशन पीरियड है, बाद में तो हालात और बेकाबू हो जाएंगे। कहते हुए पतिदेव घर के काम निपटाने चले गए। साहित्यिकी कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे गिरीश पंड्या का लघु कथा संकलन।